Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So finally चंडीगढ़ पीआरटी के सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी, सिलेबस और कुछ पीवाईक्यू मैंने डिस्कस कर दिए थे. एसएसटी का बाकी था, तो काफी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि मैम एसएसटी का रह गया, पता नहीं कैसे रह गया, मुझे ध्यान नहीं रहा. सो आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ चंडीगढ़ पीआरटी में जो एसएसटी का सेक्शन रहेगा 15 मार्क्स, जिसको लेके बच्चे बहुत डाउटफुल हैं कि आपको वो कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो उसकी बात करेंगे. बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी मैं डाल चुकी हूँ, बिल्कुल सिलेबस, टॉपिक्स, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सभी सब्जेक्ट्स की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने चंडीगढ़ पीआरटी करके, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना. क्लियर. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. ये क्या छेड़ के गया मेरा बेटा. अच्छा, इसको मोटा करके चला गया. ठीक है, गॉट इट. तो आज की क्लास में एक मिनट यार, ये ना बच्चे कुछ छेड़ रहे थे अभी, और इतनी ही मैं महान हूँ कि मैं अपना दूसरा बोर्ड ले लेती हूँ. पता नहीं क्या करते हैं ये. तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एसएसटी सेक्शन फॉर चंडीगढ़ पीआरटी. ठीक है, एसएसटी कैसे करनी है आपको, उसको बात कर लेते हैं. एसएसटी मतलब सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, है ना. पीआरटी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा नया है ये, है. अब देखिए, एसएसटी की बात करें तो आपको एसएसटी में बेसिकली 3 डोमिनेटिंग और एक सब्जेक्ट से एक आधा क्वेश्चन है. 15 क्वेश्चंस चंडीगढ़ पीआरटी के बैच में एसएसटी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे. एसएसटी से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो एसएसटी से बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, और वैसे मैंने 4-5 पेपर देखे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले और एक परमानेंट वाला. किसी पेपर में तो इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, एक पेपर में इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक पेपर में एक, और एक में कोई भी नहीं आया हुआ. जैसे हम जब आइडिया लगाते हैं एसएसटी का कि क्या लेवल है, क्या पूछा है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्लस जो परमानेंट है उन दोनों को देखकर ही हम आइडिया लगाते हैं. तो इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं, जो चौथा जो आपका सब्जेक्ट है, आपका इको या इकोनॉमिक्स आप कह दो, तो इकोनॉमिक्स से कभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, कभी एक क्वेश्चन डाला है और कभी 2 क्वेश्चन. 2 तो मैंने नहीं देखे, जितने भी मैंने 5-6 पेपर देखे एक ही क्वेश्चन देखा इकोनॉमिक्स का, बट हर बार वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है. तो मतलब 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का लगा के चलो, लेकिन जरूरी नहीं है, इस बार 3 भी हो सकते हैं. ठीक है, ये कोई मुद्दा नहीं होता. अब बात आता है कि मैम इनकी कितनी कितनी वेटेज आएगी, कि कौन सा जो पेपर में सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आएगा. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है. एक एवरेज देके तो हम कह सकते हैं भाई कि 4 4 4 4 3 12 और 2 ही कहूंगी मैं, 2 4 इसके थोड़े ज्यादा आए हुए हैं. ठीक है, 4 3, मतलब कुछ फिक्स नहीं है. एक पेपर में मैंने देखा हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे, एक पेपर में हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, एक पेपर में ज्योग्राफी के 4 थे. तो नियर अबाउट आप आइडिया लगा लो यार, मतलब 4-5 4-5 4-5 के हेर फेर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, मैक्सिमम 5 है, 5 से ऊपर किसी भी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 5 से ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा. अब बात कर लेते हैं कि क्या मैम इसमें बहुत डीप पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स पढ़नी है. तो मैं कहूंगी नहीं. पहले तो लगता था यार सारा पढ़ना चाहिए, पेपर है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, नो डाउट. पढ़ना तो सब कुछ ही चाहिए, क्योंकि नौकरी का सवाल होता है, रिस्क तो ले ही नहीं सकते. बट बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स जो है डोमिनेटिंग है, कौन सा आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले इतिहास से बात कर लेते हैं. अब देखो, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी होती है अपने आप में, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट होती है, मेडिवल होती है, मॉडर्न होती है. बट जितने भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट पेपर उठा के देखे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको आधुनिक भारत ही पूछा गया है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछी गई है. ठीक है, आधुनिक भारत कह दो, मॉडर्न हिस्ट्री कह दो, आधुनिक इतिहास कह दो, जो जीमा है वो कह दो. तो ज्यादातर पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस पूछा गया है. एंशिएंट से एक पेपर में एक क्वेश्चन मिला था, इंडस सिविलाइजेशन से. ठीक है, बाकी एंशिएंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था एक पेपर में एक, लेकिन मॉडर्न से हर बार 2 क्वेश्चन तो पक्का पूछे गए हैं. तो कहने का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, देखो एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेटजी बताने का मतलब ये होता है कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक करें. मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना मैटर करता है. बच्चे ना बहुत पढ़ते हैं फिर भी रह जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सिलेक्टेड पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं. तो बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना मैटर करता है. हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैंने भी पूरी पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आप फोकस किस पे करेंगे. ठीक है, आपने रीडिंग सारी ले ली, क्लास सारी सुन ली, लेकिन जो ज्यादा
अच्छे से करना है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा करने हैं, आपको पता मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, वो यूरोपियन कंपनीज जब भारत में आती है तो वहां से स्टार्ट होती है। तो डेफिनेटली आपको यूरोपियन कंपनीज का आगमन है, वहां से पहला क्वेश्चन प्रिंटिंग प्रेस का आया हुआ था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेके आए थे, है ना, तो वहां पर पहला क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिला वो प्रिंटिंग प्रेस का ही था। तो कहने का मतलब यहां पर आपने जो यूरोपियन कंपनियां भारत में आई हैं, तो यूरोपियन का जो आगमन हुआ है तो वहीं से आपने इतिहास को बेसिकली शुरू करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को। तो यूरोपियन कंपनी में जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश ने कौन कौन सी अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की, तो डच हैं, पुर्तगीज हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। देन आप इसके बाद मूव कर जाना, बेशक बीच में मराठा वराठा और ये सब कुछ आते हैं, बट इसके बाद आपको जो ज्यादा करना है वो 1857 की क्रांति, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो वार है वो आपको बेस्ट वे में कर लेना, 1857 की क्रांति। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ वो तो भाई 1857 की क्रांति से शुरू हो गया, मुझे भी पता और आपको भी पता है। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें कि मेन क्या है, ये आजादी के जो 3 मूवमेंट चले थे, है ना, ये आजादी के जो 3 मूवमेंट चले थे ना, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, आपको ये बेस्ट करने हैं, ठीक है। इनसे ही सारे क्वेश्चंस निकले हुए हैं चंडीगढ़ पीआरटीज के अंदर, सारे मोस्टली क्वेश्चंस इनसे ही निकले हुए हैं। आजादी का फर्स्ट चरण है 1885 से लेकर 1885 से 1905, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से लेके मतलब 1907 सूरत अधिवेशन तक के जितने भी इवेंट्स है सारे आपको कर लेने हैं अच्छे तरीके से। फिर 1907 से 1917 तक जितनी भी मेजर घटना होती है इतिहास में, आपको पता है वो 1907 से 1917 तक ही सबसे ज्यादा घटनाएं जो इतिहास में होती है, सारे आंदोलन है जिसके अंदर आपको सारे जो मार्लेमेंटो सिद्धार है, आपका कामाटागारू प्रकरण है, आपके जितने भी हैं, कोई भी संस्थापना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जितने भी मोस्टली इवेंट है यहां तक आपके हो जाते हैं। फिर 1917 से लेकर 1947 तक में तो इतिहास पूरा ही पलटी खा जाता है, बहुत इवेंट होता है। जो गांधी युग आता है बीच में, गांधीयन फिलोसफी आपको पूरी करनी है, आजादी वाले मूवमेंट्स आपको पूरे करने हैं, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आते हैं, यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, संवैधानिक एक्ट, ठीक है। फिर आपको पता है भाई संवैधानिक एक्ट्स आने लग जाते हैं, कौन कौन सा एक्ट आ जाता है। संवैधानिक एक्ट पॉलिटी का भी पार्ट होता है और हिस्ट्री का पार्ट होता है, तो जो संवैधानिक जितने भी एक्ट्स हैं आपको संवैधानिक एक्ट्स पे काम करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री के अंदर ये सेक्शंस है जो एग्जाम में देखने को मिला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एंशिएंट मेडिवल को छूना भी नहीं है, ठीक है, आपने एंशिएंट भी करनी है, एंशिएंट तो कहानी कहानी में याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंशिएंट में यदि मैं बात करूं तो गुप्तास पीरियड अच्छे से कर लेना, और आपको गोल्डन एरा है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो गुप्तास पीरियड अच्छे से करना, मौर्य वंश को अच्छे से कर लेना, और जो आपका इंडस सिविलाइजेशन है उसको कर लेना। ये 2-3 कंटेंट भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। आफ्टर दैट आप यदि मेडिवल में जाते हैं तो आपको पता है वैसे मुगल्स नाउ नॉट द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, सही मायने में देख रहे तो मुगलों को तो हटा दिया है पार्ट से, और तो दिल्ली सल्तनत थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुगल्स फिलहाल पेपर में कम देखने को मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। अब तक के पेपरों में तो डोमिनेटिंग रहता था, मे भी फ्यूचर में कम मिले, तो मेडिवल्स में आप दिल्ली सल्तनत को करके जा सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आप रिवाइज कर लेना, मुगल को सुन लेना मजे के लिए, बट बहुत ज्यादा मतलब उन पे काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ में ये जो महाराणा प्रताप वगैरह जो अपना साउथ वाला थोड़ा बहुत एरा होता है जिसमें मंदिर वंदिर बहुत सारे बने थे, तो ये मंदिर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला थोड़ा सा साउथ में कर लेना। बाकी आपको हिस्ट्री के चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बेस्ट आपको करनी है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। गॉट इट फ्रॉम हिस्ट्री, तो ये आपको करना है हिस्ट्री का कंटेंट। फिर आ जाते हैं हम जियोग्राफी पे। अब देखो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वाइड है, और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या है, आप जो 15 नंबर का आपका फर्स्ट सेक्शन है जीएस वाला, उसमें भी ये चीजें काम आएंगी। लेकिन सही बताऊं, जो जीएस वाला सेक्शन है वो बेसिकली आजकल ट्रेंड बन चुका है कि जो करंट अफेयर्स पुराने होते जाते हैं ना, वो उनसे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो हमें उन पे ही ज्यादा काम करेंगे, ये सेक्शन अलग ही रूप में प्रिपेयर करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये सेक्शन आपको यहाँ हेल्प करेगा, ठीक है। अब ज्योग्राफी की हम बात करें तो आपको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या स्थिति है, क्या आपका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड क्या है इंडिया की स्थिति, तो ये सारी इंडिया सिचुएशन आपको तो करनी है, पोजीशन क्या है इंडिया की, ठीक है। फिर आपको सोलर सिस्टम वगैरह, जैसे इंडिया का जो आपका सौर मंडल है, प्लैनेट्स वगैरह है, यहाँ से तो क्वेश्चन ज्योग्राफी में उठाता है। लेकिन ज्यादा जो मैंने ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिले हैं जो प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो ज्योग्राफी की यदि बात करें तो जैसे अफवाह तंत्र होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, लिख लो ये चैप्टर मोस्ट डोमिनेटिंग है, जैसे रिसोर्सेज वाला टॉपिक है, ठीक है।
जो रिसोर्सेज वाला टॉपिक है, जिसमें जितने भी ये खनिज मिनरल्स, ये वाला टॉपिक तो गांठ बांध के कर लेना। नवीनीकरणीय संसाधन कौन से हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से हैं। ज्योग्राफी बेसिकली ईवीएस टाइप है, ठीक है। ज्योग्राफी में ज्यादा ज्योग्राफी के चक्कर में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ना चंडीगढ़ में, वो बेसिकली ईवीएस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसको ईवीएस वाली टाइप वाली ज्योग्राफी होती है ना, इसमें वो वाली टाइप की ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, रिसोर्सेज वाला चैप्टर जरूर करना। फिर जितने भी ये खनिज पदार्थ हैं अपने, खान वान खदाने, कहाँ अभ्रक ज्यादा है, कहाँ कोयला ज्यादा है, कहाँ ये ज्यादा है, ये सब कुछ, ये सारे वाला कॉन्सेप्ट आप करना। फिर अपवाह तंत्र, जो जलवायु वगैरह टाइप का होता है ना, जो नदी जलवायु वाला टाइप का अपवाह तंत्र होता है, ठीक है, अपवाह तंत्र वाला टाइप का। फिर कुछ आप विंड्स पवने वगैरह टाइप के जो है, फिर ये कुछ अपने घास के मैदान वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो ज्योग्राफी में क्या करना है, देखो मैं इन शॉर्ट रिवाइज करती हूँ। एक तो ये सौर मंडल वाला जो कंटेंट है, ठीक है, अपसौर दूरी, सूर्य मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और प्लैनेट्स वगैरह, ये वाला सारा सिस्टम आपको करना है, ठीक है। आफ्टर दैट यदि मैं मूव करूँ तो आपको ये वाला जो होता है ना, ये वाली ज्योग्राफी, जो कि ये वाली अपवाह तंत्र वाली, जैसे मतलब जलवायु वाली, घास के मैदान वाली, ठीक है, खनिज पदार्थों वाली, मिनरल्स वाली, ये वाली ज्योग्राफी ज्यादा आपको करनी है, ठीक है। बेसिकली ये वाली ज्योग्राफी पे आप ज्यादा काम करोगे। मतलब स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन ज्योग्राफी से ये वाला जरूर है कि इंडिया के किस स्टेट को कौन सा दर्जा मिला हुआ, किसको ये शहर कहा जाता, मतलब इंडिया के स्टेट्स की कुछ नोटिफिकेशंस इंफॉर्मेशन जरूर करनी है। देखो पढ़ना सब कुछ है, बट ये वाले चैप्टर्स डोमिनेटिंग है, इनको आपको स्किप नहीं करके जाना, इनको बेस्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला टाइप का कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी में करेंगे। फिर पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पॉलिटी मतलब अच्छे खासे तो क्या, वही 3-4, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से आपको जो करना है, सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना, ठीक है। पॉलिटी का मतलब भारतीय संविधान। तो हाउ कैन यू स्किप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे निर्माण हुआ, उसकी क्या प्रोसेस रही थी, कौन सी उसकी कमेटी बनी थी, किस कमेटी का कौन सा अध्यक्ष था, कहां से क्या लिया गया था, भारतीय संविधान उधार का थैला क्यों है, किस देश से क्या संविधान का लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको भारतीय संविधान को बेस्ट वे में पढ़ना है। भारतीय संविधान के बाद आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को पढ़ना है, ठीक है। मौलिक अधिकार के बाद यदि मैं बात करूं, आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना सिटीजनशिप, नागरिकता को लेके हर बार क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। जो नागरिकता है मतलब जो सिटीजनशिप है, उसको लेके हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन डाला हुआ है। फिर हाउ कैन यू फॉरगेट योर पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट में कौन होता है भाई, लोकसभा और राज्यसभा और नाम का राष्ट्रपति है। तो पार्लियामेंट बनती है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से करना है। पार्लियामेंट के बाद आपको जो पंचायत समितिज होती है ना, जो पंचायत समितिज होती हैं, जो अपनी मतलब लोकल बॉडीज होती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लोकल बॉडीज पे काम करना है। फिर आपको थोड़ा बहुत जो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉइंट्स आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, इलेक्शंस को लेके, ठीक है। तो ये जो इलेक्शंस को लेके जो थोड़े बहुत पॉइंट आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखो वैसे पॉलिटिकल तो वैसे भी छोटी सी होती है, 10-15 लेक्चर वाली होती है, पॉलिटी में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट मेन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में करना, फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में करना, सिटीजनशिप को डिटेल में करेंगे, संसद को डिटेल में करने का मतलब अपने आप इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर थैंक यू सो मच प्रिया, अभी तो उसमें बहुत अपडेट किया जाएगा। अभी आप कह रहे हो बैच बहुत अच्छा है, अभी तो अपडेशन जब कंप्लीट होएगा तो आप कहोगे बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच योर फीडबैक, ठीक है। तो पंचायत, क्योंकि स्टूडेंट फीडबैक से ना मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है फिर। हाँ बैच पे तो भी बहुत काम करना है, जी जान लगानी है, क्यों लगानी है वो भी रीजन बताऊंगी अब लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको पॉलिटी से पढ़ लेना है। फिर पॉलिटी के बाद यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो एक तो इकोनॉमिक्स से जो इंडेक्स होता है, आपको इंडेक्स सूचांक जिसको बोलते हैं ना, क्या रुचि, मतलब वैसे तो इंडेक्स वाला सर जीएस में ही करवा देंगे, इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं, आई थिंक सर ने करवा भी दिया। जीएस के सेक्शन में ही ये टॉपिक करना है आपको, ये इकोनॉमिक्स का होता है लेकिन ये जीएस में भी कंफर्म आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वैशाली। इंडेक्स का जो है ये जीएस में भी कंफर्म आएगा आपको, मतलब पक्का अपने दिमाग में सेट रखना है। ये सर ने करवा भी दिया, सूचांक करके सर ने शायद 2री-3री क्लास पढ़ाई है, तो ये यही क्लास है। ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हो आप, इसके अंदर भी पढ़ सकते हो। तो ये मतलब भारत की रैंकिंग में, किस रैंकिंग में भारत क्या आता है। इकोनॉमिक्स में एक आपको 5 ईयर प्लान करना है, ठीक है, 5 ईयर प्लान। लेकिन 5 ईयर प्लान ज्योग्राफी के अंदर भी कर चुके हैं आप, बात बराबर है, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं ज्योग्राफी का भी पार्ट है, आई थिंक सर ने भी करवा के इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। तो 5 ईयर प्लान आपको करना है। फिर हाँ 5 ईयर प्लान के बाद यदि हम बात करें, जो एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है जहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, ये वाला होता है ना टॉपिक, राष्ट्रीय आय वाला,
ठीक है। ये वाला जो पेपर में क्वेश्चन है मतलब इकोनॉमिक्स का एक ही क्वेश्चन मैंने देखा चंडीगढ़ पीआरटी में, तो वो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाता है कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम दादा भाई नौरोजी वाला सिद्धांत आपको पता है, वेल्थ ड्रेन नीति, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो है सूचांक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से कर लेना है, ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं करनी। लेकिन देखो मेरा एक थॉट होता लाइफ का, या कुछ भी कह दो, कि नौकरी के एग्जाम में रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पूछा तो अगली बार भी एक पूछे, क्या पता 2 पूछ ले, ठीक है। लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे मैंने बता दिया, नेशनल इनकम आपने कर लेना है, ज्यादा आपको ये 5 ईयर प्लान कर लेना है, इंडेक्स वाला कर लेना है, या फिर आपको एक टॉपिक ये लगा लो, ये वाला जो बेरोजगारी वगैरह वाला टाइप में थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। और एक कुछ रिसेंट जो बैंकिंग वगैरह का रेट्स वगैरह होता है, तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आप इकोनॉमिक्स के अंदर कर सकते हो, ज्यादा इकोनॉमिक्स करने की खोज बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है एसएसटी में आपको करना है। अब बात करें एसएसटी जीएस से भी रिलेट करती है, ठीक है। तो जीएस में तो सेम वही मैंने आपको बताया था, रैंकिंग वाला टॉपिक है, इंडेक्स वाला टॉपिक है, अवार्ड्स वाला टॉपिक है, अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक्स होता है, मेजर अपॉइंटमेंट कौन सी होती है, थीम कौन सी है, इंडिया मतलब किस थीम पर आजकल जो काम हो रहा है। जीएस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे मैं बता देती हूँ, ज्यादा कह देते हैं हम जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल से आता है, लेकिन भाई आजकल जीएस का स्टैंडर्ड बदल चुका है, जीएस ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल से नहीं आएगा। जीएस कहां से आएगा मैं बता देती हूँ, उसमें इंडेक्स का टॉपिक होगा, उसमें अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक होगा, उसमें अवार्ड्स का टॉपिक होगा, उसमें आपको जो थीम है, कुछ नेशनल गेम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बेसिकली जीएस के अंदर देखने को मिलते हैं, प्राइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब जैसे आपका चंद्रयान 3 गया है इसके ऊपर, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा जीएस के अंदर, ठीक है। अब बात आते हैं कि मैम क्या हमें सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम स्किप करके काम चला ले, मैडम बता दो, ठीक है। तो रहा एसएस, तो आप इस तरीके से कुछ एसएस को तैयार करना। अब बात आती है एसएस को कहां से पढ़ाई करें, तो मैं कहती हूं कोई भी जीके की बुक होती है जो अपनी नॉर्मल आप पढ़ते आते हो, लूसेंट है, अरिहंत है, किसी के पास घटना चक्कर है, किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई है, तो आप लोगों के पास कोई भी बुक है जो आपकी जीके की आम बुक होती है वो आप पढ़ सकते हो। प्लस 9th एंड 10th एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो यू कांट स्किप द 9th एंड 10th एनसीईआरटी, थोड़ा सा 9th 10th एनसीईआरटी को देख सकते हो, जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, ठीक है, उनकी बात कर रही हूं। जो बैच वाले हैं उनको अपनी तरफ से कुछ भी कॉन्सेप्ट पे 0% भी काम नहीं करना है, जिन्होंने बैच लिया हुआ है उनको कॉन्सेप्ट पे 0% भी काम नहीं करना है, आपको 100% काम हम करके देंगे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव ऑन कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है बैच वालों को भी, क्योंकि कभी भी अकेला टीचर भाड़ नहीं फोड़ सकता जब तक स्टूडेंट उसका साथ नहीं देंगे। और स्टूडेंट कैसे साथ देंगे, स्टूडेंट साथ देंगे प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो आपको करनी है, बट कॉन्सेप्ट के लिए चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हमारी सिरदर्दी आपको पूरा देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैम कंपटीशन कैसा होगा चंडीगढ़ पीआरटी में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कट ऑफ कैसी जाएगी, तो देखो एक तो नहीं बेवकूफी भरा क्वेश्चन छोड़ दो कट ऑफ वाला, हाँ कंपटीशन सुन लो, कंपटीशन बहुत होगा। सोच के देखो भाई 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट है, नियर अबाउट 1 लाख लोगों ने तो फॉर्म भर दिया होगा, 1 लाख लोगों ने फॉर्म, मतलब अभी तो खैर शुरू होएगा, काम भर दिया, सॉरी 1 लाख तो फॉर्म भरेंगे, मेरे से लिखवा लो तुम, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया, ठीक है ना। और जेबीटी हरियाणा में 11 साल बाद जेबीटी की वैकेंसी आई है, कुल मिला के लगा लो भाई, हरियाणा वालों के लिए भी है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा में बिल्कुल कनेक्ट करता है। जेबीटी वालों की वैकेंसी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तैयारी का लेवल क्यों जरूरी है, आपको पढ़ना कैसे है इन शॉर्ट वो भी बता के जाऊंगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी बट मेरी वीडियो हमेशा आपके काम आएगी। अब ध्यान से सुनना, 300 पोस्ट है, 293, ठीक है ना, मतलब 300 बोलूंगी मैं, 293 पोस्ट हैं, यकीन मान के चलो, मैं तो सिंपल डाटा दे रही हूं, 1 लाख लोग तो जरूर फार्म भरेंगे, क्योंकि जेबीटी वालों की बेचारों की नौकरी इतने लंबे समय से कहीं नहीं आ रही, देखने को मिल रही है, तो सारे जेबीटी वाले भरेंगे। ऊपर से सुन लो, बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, ऊपर से बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो अब बात आती है मैम कंपटीशन कैसा होगा, तो बेटा कंपटीशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं होता, कभी भी बहुत मुश्किल नहीं होता पढ़ने वालों के लिए, लेकिन सिलेक्शन मुश्किल होता है। रीजन इज दैट हायर लेवल पे, है ना, एक ही बैच से बच्चे टॉप करते हैं, एक ही बैच का बच्चा रह जाता, अब जो रह जाता वो कहेगा मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया, जो टॉप करेगा वो क्यों भाई, क्योंकि वो सेल्फ एफर्ट भी डालेगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी करेगा, मेहनत भी करेगा, टीचर आपको जो टारगेट्स देता है उन टारगेट्स पे काम भी करेगा, सीधी सी बात है, सेल्फ एफर्ट बहुत जरूरी है। कहते हैं ना एक अध्यापक एक स्टूडेंट मिलकर दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, तो चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम कौन सी चिड़िया है, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो आपको अब अपने आप को भीड़ से अलग कैसे करना है, बात उस पर करते हैं। अब देखो
जरूरी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, मेरी अपनी पर्सनल थॉट है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने खूब पहले पढ़ रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी है, जिनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, एसएसटी भी आती है, रीजनिंग भी आती है, करंट भी आता है, जीएस भी आती है, सब कुछ आता है, उनको बैच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो सब कुछ आता है। फिर अपना सेल्फ स्टडी से चीजों को रिवाइज करो और अपनी प्रैक्टिस कर लो, निकल जाओगे तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जिनको सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं है, तो आप इधर उधर भटकने की बजाय, मैं नहीं कहती मेरा बैच लो, जिसका आपको अच्छा लगे उसका बैच लो, लेकिन बात यह है कि हमें यहाँ कंपटीशन में ऊपर फाइट करना है, तो भीड़ से अलग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ज्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा, भीड़ से अलग तो होना ही पड़ेगा। तो आप XYZ किसी का बैच ले सकते हो, जिसका अच्छा लगे, हमारा अच्छा लगे तो आप हमारा बैच ले सकते हो, ठीक है। हमारा बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहता है, मोस्टली हम रिकॉर्डेड ही देंगे, क्योंकि लेकिन हमारा रिकॉर्डेड ये नहीं है कि आपको 2 साल पुराना है। सर जैसे क्लास आज 4 रिकॉर्ड करके मैंने ऐप पे डाल दी, साइंस की आज 2nd क्लास ऐप पे डल चुकी है, देख लेना। तो कहने का मतलब हम अपनी क्लासेस को डेली रिवाइज करते हैं, अपडेट करते रहेंगे, कुछ पुराने कंटेंट है धीरे धीरे, तो अपना मतलब पुराना नया हमारा मिक्स होता है, क्योंकि हम कंटेंट पे काम करना पसंद करते हैं। मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि आपका पेपर हो अक्टूबर में, अब मैं लाइव शुरू कर दूं और सितंबर तक आपका सिलेबस ही ना हो, कब आप रिवाइज करोगे, कब आप पढ़ोगे और कब आप सिलेक्शन लोगे। भीड़ से तो अपने आप भीड़ के साथ मिल गए आप, भीड़ के साथ कौन मिलेगा, जो रोज की 3 क्लास पढ़ेगा वो भीड़ के साथ ही तो मिलेगा। आपने मान लो लाइव बैच लिया है, आपने आज 2 क्लास पढ़ ली, कल 2 पढ़ ली, कल 3 पढ़ ली, सब ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं, सब ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं, तो सबका सिलेबस जाके कब खत्म होगा, सबका सिलेबस जाके तो भाई सितंबर में खत्म होगा। तो तुम उस भीड़ का हिस्सा ही तो बन गए और अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, तो तुम भीड़ से अलग कैसे हुए, तो तुम भीड़ से अलग कैसे होएगा। आपको अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, एक बार सिलेबस पढ़ने से कोई महान नहीं बनता, किसी को चीजें याद नहीं होती हैं, ठीक है। एक बार सिलेबस पढ़ने से किसी को चीजें याद नहीं होंगे। यदि आपके पास यहाँ पर 80% से अबव सिलेबस है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे डेली डेली डेली। एक बार पढ़ने से चीजें नहीं होती हैं पक्की, कभी भी नहीं होती। किसी को लगता है कि मैडम हमें तो आपके साथ साथ समझ आ गया, वो सिर्फ गलतफहमी है, उस टाइम समझ आता है, अगले दिन भूल जाते हो उसको। तो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत है उस सिलेबस को। तो आप 1 टाइम अपना टारगेट रखो कि मैंने अगस्त के आखिर तक अपना सिलेबस खत्म करना है। एक बार जो मेरा सिलेबस है, एक बार अगस्त के आखिर तक मुझे खत्म करना है, और मैडम आखिर तक मुझे खत्म करके साथ में मैं प्रैक्टिस भी करता रहूंगा, और सितंबर में मुझे अपना सिलेबस पूरा रिवाइज करना है विद प्रैक्टिस, ठीक है, विद प्रैक्टिस। तभी तो मैं यहाँ टॉप करूंगा अक्टूबर में। यदि मैं सितंबर तक अपना सिलेबस ही पढ़ता रहूंगा, तो कब तो मैं उसको रिवाइज करूंगा, और कब मैं उसको याद करूंगा, और कब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, और कब मैं भीड़ से अलग होऊंगा, ठीक है। वो अपनी अपनी मेंटेलिटी है, इसलिए नहीं कि मेरा रिकॉर्डेड बैच है मैं इसलिए बोल रही हूँ, बट मैं हर नौकरी के लिए बोलती हूँ। मैं स्टेट का लाइव बैच भी लाती हूँ, तो मैं बच्चों को साथ में रिकॉर्डेड जरूर देती हूँ, क्योंकि मेरी ये मानना होती है कि लाइव के चक्कर में पढ़ पढ़ के जिसमें टाइम कम होता, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, लाइव कब पढ़ना चाहिए, जब आपका पेपर 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, आराम से 4-5 महीने लाइव पढ़ो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, जो जी है वो करते रहो, ठीक है। तो आपने एक दिमाग लगा के काम करना है, यूं ही नहीं करना, मतलब चलते रहो जैसे मर्जी चलते रहो। क्योंकि मैंने कहा पेपर मुश्किल नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन है बस। तो उस कंपटीशन में आपको आगे निकलना है, जो कंपटीशन में टॉपर होंगे वही तो सिलेक्शन लेंगे। कोई आपका वो नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, दिमाग में रख लो। ऑफलाइन मोड में पेपर होएगा, बहुत बढ़िया लगता है ऑफलाइन पेपर करना, मुझे तो खाने काले करना है ना, ऑनलाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, जो नंबरों में टॉपर हैं वही टॉपर हैं, बस इतना सा ही मुद्दा है, ठीक है भाई। तो जी जान लगा के पढ़ लीजिए। और हमारा बैच अचीवर्स एकेडमी ऐप पर है, चंडीगढ़ PRTs का, जिसमें हिंदी इंग्लिश में दोबारा करवाऊंगी। बच्चे कहते हैं मैम आप करवाओ, इंग्लिश उसमें दोबारा करवाई जाएगी। बाकी सब्जेक्ट मोस्टली 80% वो कंप्लीट है, 20% अपडेशन पे चल रहा है, वो चलता रहता है, ठीक है। वो कर देंगे 10-15 अगस्त तक, कोई दिक्कत नहीं है। और जो GS वाला सेक्शन है, मतलब करंट अफेयर्स है, वो टिल एग्जाम चलती ही रहेंगी हर महीने। जैसे ही महीना खत्म होएगा तो उसकी करंट है, इस तरीके से चलती रहेंगी। तो होप सो गाइज ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्पफुल रही होगी। तो जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं, मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। किसी भी स्टेट के कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। रात 9 बजे एक स्पेशल सीरीज आती है चंडीगढ़ PRT की, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसको आप करते रहे। बाकी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें आप, ठीक है, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें चंडीगढ़ PRT की, जिसमें हर सब्जेक्ट को क्रैक करने का तरीका मैंने बताया है कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। So it's all about 4 SST. Hope so now it's clear to you. Bye bye. Take care. Thank you so much. हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग का एक ही तरीका है, तैयारी इतनी जबरदस्त करो कि क्वेश्चन मार्क ही ना आए क्वेश्चंस को करते टाइम।
क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जो गलत हो सकता है, बाकी आपके फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्चुअल सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत होने का मुद्दा ही नहीं होता। देखो नेगेटिव मार्किंग की हमें कहाँ चिंता होती है, जैसे कि D++ है, उसका PRT का पेपर 2 है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, वहां पर हमें नेगेटिव मार्किंग की चिंता होती है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में ना चाहते हुए भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन चंडीगढ़ PRTs की मैं बात करूं तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग के, मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग में जरूरत नहीं है, मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग में आपको जरूरत नहीं है डरने की। यहां पर क्यों नहीं है, हिंदी फैक्चुअल, इंग्लिश फैक्चुअल, आपका SST फैक्चुअल, आपका GS फैक्चुअल, आपका मैथ फैक्चुअल, आपका रीजनिंग फैक्चुअल, जिसको उत्तर आता है वो करेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है चंडीगढ़ PRTs में, यहाँ पर तो सिर्फ मेहनत करने वाले का है बस। हाँ ICT बेटा मैं बता चुकी हूँ, वो मीना मैम से करवा दूंगी ICT की भी एक बार दोबारा से, ठीक है, क्लियर है भाई। और एक बच्चा कह रहा है मैम इंग्लिश तभी करूंगा जब आप स्टार्ट करवाओगे, ठीक है। आपको यदि लग रहा है कि अभी इंग्लिश वाला सेक्शन आप छोड़ दो, आपको मेरे वाला ही पढ़ना है, तो मैं अगस्त में पढ़ाऊंगी, तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन अभी बैच में मत देखो, छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट्स देख लो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात 9 बजे। और भाई जो नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एग्जाम तक। और हाँ जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरे YouTube पर भी बहुत सारा कंटेंट है, आप YouTube से भी बढ़ सकते हैं, बट बात वही मुद्दा आ जाती है, YouTube से पढ़ के एग्जाम पास किया जा सकता है, बट टॉपर लिस्ट में आना तो YouTube प्लस सेल्फ स्टडी प्लस डेडिकेशन, बहुत सारी चीजें वहां पर काम करेंगी, तो वो चीज आप अपने दिमाग में रखना। बट इंग्लिश की बता रही हूँ, इंग्लिश के 10 नंबर के लिए किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मेरी यूट्यूब पर एक मैराथन है, एक 10 घंटे की और एक 5 घंटे की, वो 15 घंटे की मैराथन देख लेना, आपको इंग्लिश के 10 नंबर मिल जाएंगे, सबको 10 नहीं तो 9 पक्का मिल जाएंगे। इंग्लिश की तो बस वो मैराथन देख लेना, सब चक्कर छोड़ो, एक 10 घंटे की और एक 5 घंटे की है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई फटाफट से करते हैं क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो फटाफट से करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने आपको करवाया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट कर रहे थे, और मैं आपको बता रही थी किस तरीके से पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन होता चला जा रहा था, ठीक है। हमने मराठा, सिख साम्राज्य, मैसूर शक्ति, सभी के सभी एक परफेक्ट वे में हमने कर लिए थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे भूमि पर टैक्स वसूलने की। ओके लक्ष्मी, आज पहली बार लाइव हो, मैच खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। हाँ तो धीरे धीरे ये मानो कि कंप्लीटली मतलब सारा 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 पूरा इंडिया किसके अंडर में आता जा रहा था, अंग्रेजों के अंडर में आता जा रहा था, कि पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर में आता जा रहा था। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिगार्ड, ठीक है। सो पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर में आता जा रहा था। तो मैंने आपको बताया था फिर अंग्रेजों ने क्या किया भाई, टैक्स वसूलने की नीतियां लगा दी। अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारी नीति लगा दी कि हम है ना टैक्स वसूलेंगे भारत वालों से। अब मतलब एक तरह से भारत वालों का बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन अब करना था शुरू, एक तरह से मतलब शोषण शुरू हो गया, आप ये कह सकते हो। लेकिन आपको पता है भाई जब दुनिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है तो कहीं ना कहीं तो लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे ना। ये थोड़ी ना कि कोई हमारा शोषण करता रहे और हम बोलेंगे ही नहीं, एक बार तो ऐसा होएगा कि हम बोलेंगे जरूर, ठीक है। तो लोगों के मन में भी ये आ गया कि भाई एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल, क्लास अभी शुरू हुई आज, क्योंकि रीजनिंग की चल रही थी थोड़ी लंबी इसलिए, ठीक है। हाँ अभी शुरू हुई है, डोंट वरी।
तो धीरे धीरे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, और जब एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया तो लोगों ने कहा हम अब क्रांति करेंगे, और शुरू हो जाती है क्या भाई, 1857 की क्रांति। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया था, स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने इसको। अब होता क्या है, क्या रीजंस बने, कोई भी चीज होती है भाई सबसे पहले उसके रीजंस बनते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसके क्या बनते हैं, कारण बनते हैं, कि कोई भी काम यदि शुरू हो रहा है तो सबसे पहले उसके क्या बनेंगे भाई, कारण बनेंगे। कारण बनने का मतलब समझते हो, अब 1857 की क्रांति हुई तो क्यों हुई, क्या रीजन रहे, तो उसके पीछे पॉलिटिक्स रीजन भी थे, आपको पता है, उसके पीछे रिलीजियस रीजन भी थे, और उसके पीछे सोशल रीजन्स भी रहे थे। रिलीजियस रीजन क्या था, उस टाइम धर्म परिवर्तन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था, हिंदुओं को जबरदस्ती कुछ ना कुछ लालच देके ईसाई धर्म का ट्रेंड आ चुका था, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था लोगों को, और ये ट्रेंड एक बार कुछ साल पहले, 7, 8, 10, 12 साल पहले एक बार ये ट्रेंड फिर से दोहराया गया था, कि जो गरीब तबके के लोग थे उनको कुछ ना कुछ लालच देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो इस तरीके से जो भारतीय या हिंदू कह दो या कुछ भी टाइप के लोग कह दो, वो इस चीज के खिलाफ हो गए, वो कहते हैं यार ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम इस चीज के पूर्णतया खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक मूवमेंट हुई है रिलीजियस, जो लोगों ने पसंद नहीं की। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1857 की क्रांति का पीडीएफ इस क्लास के साथ में अटैच मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए मुझे लगा कि पीडीएफ आपको साथ अटैच कर दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़े पॉइंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस क्लास का पीडीएफ साथ अटैच होगा, सुन लो बस ध्यान से। तो रिलीजियस मूवमेंट में क्या हुआ था, रिलीजियस मूवमेंट में यही हुआ था कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो लोग थे वो खिलाफ हो गए थे। फिर आता है सोशल मूवमेंट, तो सोशल मूवमेंट भी इसी तरीके से, समाज में धर्म ये वो जाति पाति सब इस तरीके से चल रहे थे। सबसे मेन पॉलिटिक्स रीजन बने थे, और जो उसका तत्कालिक कारण था पॉलिटिक्स रीजन, राजनीतिक कारण में दो नीतियां थी, एक तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, लॉर्ड डलहौजी लैप्स की नीति, ठीक है, एक तो लॉर्ड डलहौजी की बेटा लैप्स की नीति, और एक लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि, ठीक है, एक तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति और एक लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। ये दो नीतियां बनी थी जिनसे लोग बहुत खिलाफ हुए थे। आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति में क्या था कि जिस भी राज्य के अपना संतान नहीं होता उसको अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था, ठीक है, मान लो आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आपके साम्राज्य को हड़प लेंगे अंग्रेज, तो ये था लैप्स की नीति। फिर लॉर्ड वेल्लेस्ली की थी सहायक संधि। सहायक संधि के अंदर क्या था, यही था, सहायक संधि भी कहीं ना कहीं एक इस तरीके का था कि भाई हम आपको सहायता देंगे, हम आपको सैनिक देंगे, बदले में पैसे ले लो, ये ले लो, कहीं ना कहीं ये भी एक अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बना रहे थे इस नीति से भी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति और लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि, ये बेटा दो नीतियां ऐसी थी जिससे लोग क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे, जिससे लोग क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। खिलाफ होने का मतलब लोग बहुत सारा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। लेकिन आप सबको पता है जो तत्कालिक कारण जिसको बोलते हैं, जो मेजर रीजन बना था, जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या बना था, सुना होगा आपने, चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेजों ने कुछ कारतूस होते हैं, मतलब ऐसे यूं मुंह से तोड़ के फेंकने वाले कुछ बारूद गोला टाइप में जो भरते हैं पिस्टल्स वगैरह में, ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूस अंग्रेजों ने यूज करे, और इन कारतूस में क्या था, कहते हैं गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो अब हिंदुओं के लिए गाय बहुत पवित्र है, तो गाय की चर्बी वो कैसे अपने मुंह में ले सकते थे। तो यहां से कहते हैं इस घटना से बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है, एक सैनिक था जिसका नाम क्या था भाई, मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। 34वीं इन्फेंट्री का सैनिक था, बैरकपुर छावनी से। चौंतीसवीं इन्फेंट्री जैसे सेना की टुकड़ी होती है, तो इस तरीके से भाई मेरठ छावनी में तैनात था, मेरठ छावनी में तैनात था।
मेरठ, ठीक है। मेरठ छावनी में 34वीं इन्फेंट्री, जैसे सेना की टुकड़ी होती है सबका अलग अलग नाम होता है, तो 34वीं इन्फेंट्री का एक सैनिक था मंगल पांडे, और इसने कहा मैं चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसका कहने से थोड़ी ना विद्रोह हो जाता, आप ये बताओ कि मात्र कहने से थोड़ी ना विद्रोह हो जाता। इसने क्या किया, ये कहता मैं चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करूंगा, और इसके एवज में इसने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। समझे आप, इसके एवज में इसने एक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। मतलब इसने कहा भाई मैं चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं करूंगा, और इसके एवज में इसने एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोस की हत्या कर दी। कहता है कि तू आजा मेरे से पंगे लेगा, तो कहने का मतलब हत्या करने के जुर्म में, सब कहते हैं ना चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं किए तो मंगल पांडे को फांसी होगी, नहीं, मंगल पांडे को फांसी इसलिए नहीं हुई कि इसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया, फांसी इसलिए हुई कि जब इसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना किया तो अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यूरोज, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज, तो इसने कहा भाई तू क्यों नहीं प्रयोग कर रहा, तो ये कहता मेरे से पंगे लेने की जरूरत नहीं है, मैं मार दूंगा तेरे को। ह्यूसन, सॉरी ह्यूरोज नहीं, ह्यूरोज तो हुआ है जो झांसी की रानी के साथ था, हयूसन, हयूसन नाम है, ये सेम सेम नाम है, कंफ्यूज मत होना, जनरल ह्यूसन है यहाँ पर, ह्यूरोज आएगा आगे जब झांसी की रानी पढ़ेंगे, उसके साथ जो अंग्रेज अधिकारी था वो था जनरल ह्यूरोज, ठीक है, जनरल ह्यूसन था। तो इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी, और जनरल ह्यूरोज की हत्या करने के जुल्म में इसको क्या हो गई भाई, फांसी होगी, इसको क्या होगी 8 अप्रैल 1857 को फांसी, 8 अप्रैल, अभी कल परसों आ नहीं रहा था स्टेटस पे मंगल पांडे का शहीदी दिवस, मंगल पांडे का शहीदी दिवस, तो 8 अप्रैल 1857 को इसको क्या हो गई भाई, फांसी हो गई। जनरल ह्यूसन से, मतलब जनरल ह्यूसन को मारने के जुर्म में इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई। अब देखो फांसी तो हुई है 8 अप्रैल को, लेकिन क्रांति जाके शुरू हुई है 10 मई को, ध्यान रखेंगे 10 मई को। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सारी घटनाएं जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर सबका एक ही है 1857, ठीक है, ईयर सबका एक ही है 1857, सिर्फ डेट याद करना, मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल को, और 10 मई को बैरकपुर छावनी के लोग, बैरकपुर छावनी के सिपाही, ठीक है, 21वीं इन्फेंट्री के, फिर ये नहीं हो जाता भाई हमारे बंदे को मार दिया, धीरे धीरे ज्वाला उठती है, धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनते हैं, 1 महीना लग गया इतनी प्लानिंग भरने में, कि 1 महीना क्यों लग गया भाई, कई बच्चों को लगे यार फांसी तो 8 अप्रैल को होगी तो दंगे भी 9 अप्रैल को हो जाने चाहिए थे, 10 मई क्यों हुआ, मतलब इतना लेट क्या हुआ, तो इतना लेट क्या हुआ, इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ये देखा कि क्रांति कहाँ कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा नेता बनाया जाना चाहिए, तो इस तरीके से, ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि क्रांति क्या होगी भाई, लेट हो गई, फांसी हुई 8 अप्रैल को, क्रांति हुई 10 मई को, ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना, और इस वजह से क्या हो गया भाई, लेट हो गया, ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, लेट हो गया, तो 8 अप्रैल से 10 मई, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना था, प्लानिंग्स बनानी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, सबने अपने अपने तरीके से क्रांति में हिस्सा ले लिया, कोई वेल प्लान्ड क्रांति नहीं थी ये कुल मिला के, ठीक है। बट आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति किस वजह से हुई, तो चर्बी वाले कारतूस की वजह से। किसने मना किया, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे कहाँ का सेना मतलब सैनिक था, मेरठ छावनी का। कौन सी सेना की टुकड़ी थी, 34वीं इन्फेंट्री थी, ठीक है, कौन सी, 34वीं इन्फेंट्री थी। फिर क्रांति कब शुरू हुई, क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को। कौन सी, बैरकपुर छावनी में, 21 बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल साइड, 21वीं इन्फेंट्री, ये सेना की टुकड़ियां होती है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। 21वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने कहा चलो दिल्ली, और करते हैं क्रांति का बिगुल बजाते हैं, और पैदल पैदल ये दिल्ली जाते हैं, और 12 मई को, 2 दिन बाद, 12 मई को, ईयर 1857 ही है, ईयर के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, और 12 मई को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली में कहां पर पहुंच जाते हैं, अरे वाह, लक्ष्मी कह रही है मैं डेली हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर हार्ड वर्क।
आज मैंने स्पेशल आपको थैंक यू बोलने के लिए ही लाइव क्लास लगाई है। यू आर वेरी ग्रेट। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। बैच खत्म होने वाला और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आपने लाइव क्लास लगाई है, थैंक यू। देखिए, तो 12 मई 1857 को ये सारे के सारे बंदे कहाँ पहुंच गए भाई? दिल्ली लाल किला। ठीक है, ये सारे के सारे बंदे कहाँ पहुंच गए? दिल्ली लाल किला। एक एक वर्ड जो मैं लिखवा रही हूँ ना, एक एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कौन सा मतलब ऐतिहासिक स्थल है जो 1857 की क्रांति का सिंबल है, मतलब एक तरह से 1857 की क्रांति जहां से शुरू हुई है। तो दिल्ली के लाल किला से, दिल्ली के लाल किला में, और वहां पर जो आपको पता है मुगल बादशाह था अंतिम, बहादुर शाह जफर, या जिसको हमने बोला बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है बेटा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, कुछ भी कह दो। तो बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह द्वितीय कुछ भी कह सकते हो आप। इसको क्या किया गया? 1857 की क्रांति का सम्राट, कि भारत की तरफ से जो क्रांति का सम्राट है, क्रांति का राजा है, वो है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो क्रांति का सम्राट किसे घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर। सेना की टुकड़ी दिल्ली कब पहुंची? 12 मई। कहां से क्रांति का बिगुल बजाया? लाल किले से। किसको बादशाह घोषित किया? बहादुर शाह जफर को। बच्चे पूछे इन्फेंट्री क्या है? इन्फेंट्री होता सेना की टुकड़ी। सेना होती है, ग्रुप में होती है, एक एक टुकड़ी होती है, तो टुकड़ी का नाम होता है पहली टुकड़ी, दूसरी टुकड़ी, तो ऐसे ही। तो जो मंगल पांडे थे वो 34वीं इन्फेंट्री या टुकड़ी से थे, और जिन्होंने बिगुल बजाया क्रांति का वो 21वीं इन्फेंट्री से। क्वेश्चन आता है, इस विद्रोह को कैसा विद्रोह कहा जाता है? इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि इसको सिपाहियों ने शुरू किया, सैनिकों ने शुरू किया, तो इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था, इसको कैसा विद्रोह कहा गया है? सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह, एक ही ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो क्लियर भूमिका। अब भाई 1857 की क्रांति शुरू होगी। अब अलग अलग जगह से क्रांति शुरू हुई, अलग अलग जगह पे क्रांति के अलग अलग नेता बने, तो उनको फटाफट से देख लेते हैं। लिखे, ये पीडीएफ साथ अटैच हो जाएगी, लिखने के चक्कर में ना रहें। क्या बात, इसमें एक ही पेज है? नहीं है, हाँ। अब देखो, क्रांति शुरू हो गई। ये रोटेट नहीं होता क्या? निकम्मा। होता होगा रोटेट। रुको भाई, हाँ हो गया। हाथों हाथों की करामात से ही होते हैं ये, डेट की जरूरत नहीं है याद करने की। अब देखिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विजुअलिटी ओके है भाई? बता दो एक बार। ये पीडीएफ साथ अटैच हो जाएगी, अगेन मैं कह रही हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, मैं बोल दूंगी, सुन लो। दिख रहा है? देखिए, सब दिख रहा है। देखिए, अब जो असली क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जाएगा भाई, कि 1857 की क्रांति में कहां कहां का नेता कौन कौन था। तुम्हें कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से याद कराऊंगी, ध्यान से सुनते जाना और बताना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले कौन कौन से मुख्य केंद्र बने? ठीक है, तो हरियाणा में 1857 की क्रांति अलग है, वो आप हरियाणा जीके में पढ़ चुके होंगे। यहाँ मैं सिर्फ उतना ही करवा रही हूँ जितना इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले है दिल्ली। सबसे पहले हम याद करते हैं कि दिल्ली से कौन नेता बना था, तो आपको नेता देखना है, नेता कौन था। तो दिल्ली से जो नेता बना था वो कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। मैंने अभी भी बताया था। क्रांति का बिगुल बजाया, तो क्या आंसर करना है? मतलब किसने बजाया? सिपाहियों ने। ठीक है, तो देखो, दिल्ली दिल्ली से नेता था बहादुर शाह जफर और बख्त खां। साथ साथ याद करेंगे, बिल्कुल किसी को क्लैरिटी में थोड़ा सा इशू है तो मैं बोल रही हूँ, फोकस ऑन मी। यहां पर लिखे हैं केंद्र, नहीं भी दिख रहा तो सुन लो, यहां पर लिखे हैं केंद्र और यहां पर लिखे हैं विद्रोही नेता, कि कहां से कौन कौन सा नेता था। ठीक है, तो केंद्र में सबसे पहले है दिल्ली, और दिल्ली से नेता था बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां।
अब ध्यान से देखिए, हम कैसे याद करेंगे भाई, बहादुर शाह जफर का बखत चल रहा था, अपने हरियाणवी में बोल देते नहीं है, बहादुर शाह जफर का बखत चल रहा था, बखत, बखत होता ना टाइम, टाइम ही तो आ रहा था, इसका देश निकाला देने वाले थे इसको, ठीक है, हाँ, तो टाइम ही तो आ रहा था, इसको देश निकाला दे रहे थे, ऐसे याद कर लेंगे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर सबको याद है, और बहादुर शाह जफर का क्या चल रहा था, बखत चल रहा था, तो साथ साथ याद हो जाएंगे, दिल्ली से नेता कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। वेरी गुड कविता, ठीक है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है कानपुर। अब कानपुर से कौन थे भैया, वैसे याद करेंगे, कानपुर में मेरे नाना रहते हैं, ठीक है, कानपुर में कौन रहते हैं, नाना रहते हैं, तो वैसे तो मेरे नाना खानपुर में रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे तो वैसे ही याद हो जाता है, आप कोई भी रिलेशन यहाँ पर मतलब ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, रहते हैं नहीं, रहते थे, सब दिल्ली में रहते हैं अब तो, ठीक है, तो कानपुर, तो मेरे को तो इसलिए याद हो जाता है कि कानपुर में मेरे नाना रहते हैं, तुम वैसे याद कर लो जबरदस्ती कि नाना को मनवा लो कानपुर में, तो कानपुर में मेरे नाना रहते हैं, और नाना क्या करते हैं भाई मेरे, टोपी ओढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, नाना मेरे टोपी ओढ़ते हैं, तो तात्या टोपे, तो मीन्स कानपुर से कौन थे, दो नेता थे कानपुर से, जो क्रांति के नेता थे, दो थे कानपुर से, एक नाना साहेब और एक तात्या टोपे, ठीक है, एक नाना साहेब और एक कौन थे भाई, तात्या टोपे। नेक्स्ट है लखनऊ। अब लखनऊ से देखिए, लखनऊ आपको पता है भाई नवाबों का शहर है, ठीक है, ये क्लास समझ आ रही है, ट्रिक में मजा आ रहा है, तो अपने उचित सिंबल्स जरूर दें, मतलब थम्स अप, थम लाइक, व्हाट एवर यू फील। लखनऊ, अब लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है, लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर। अब नवाब भाई अपनी बेगम के लिए क्या करते हैं, महल बनाते हैं, तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, ठीक है, तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, ऐसे याद कर लेंगे ना, नवाब अपनी बेगमों के लिए महल बनाते हैं, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, याद हो गए। झांसी तो बताने की जरूरत नहीं, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। नेक्स्ट है जगदीशपुर। अब जगदीश नाम देखो कैसा लग रहा है, बुड्ढे बुड्ढे वाला फील दे रहा है ना, मतलब जगदीश नाम सुनते ही हमें ऐसी फीलिंग आती है कि बड़ी बड़ी वाली फीलिंग आती है, बड़े बड़े आदमियों वाली फीलिंग आती है, ठीक है। अब हम कैसे याद कर लेंगे, जगदीश अब तक कुंवारा है, जगदीश अब तक कुंवारा है, बेचारा जगदीश कैस्टेट तो पास हो गया लेकिन स्क्रीनिंग नहीं निकला, तो जगदीश का ब्याह नहीं हुआ, जगदीश अब तक क्या है भाई, कुंवारा है, ठीक है। कल एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि मैम थैंक यू सो मच, मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मैं हरियाणा क्लर्क में लग गया, वहां लग गया, मतलब 2-3 छोटी नौकरियों में लगा हुआ है, शायद इस बैच में भी ना हो वो बच्चा, मुझे नहीं पता, कि मैम मैं है ना 2-3 नौकरी तो लग गया हूँ ग्रुप सी लेवल की, लेकिन मैम मैं मेरा ड्रीम है लेक्चरर लगना मेन, और हरियाणा जॉब तो निकाली नहीं मैडम, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप बताओ मैं लेक्चरर लगने से पहले शादी करूँ या इंतज़ार करूँ। मैंने कहा बात ये, तू बुढ़ा हो जाएगा, तू ब्याह कर ले, फिर लग जाएगा लेक्चरर, क्योंकि 35 हो चुका है वो, तो बड़ी हंसी आई, शायद इस बैच में भी ना हो, ठीक है। मैंने कहा भी है ना 2-3 नौकरी, उनसे छोकरी मिल जाएगी, और कह देना छोकरी से मैं भविष्य का लेक्चरर हूँ, इसलिए छोकरी बढ़िया ले लेना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, जगदीश अब तक कुंवारा है, तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ऐसे याद कर लेंगे, जगदीश अब तक कुंवारा है। अगला देखो फैजाबाद, यूपी। फैजाबाद मुसलमानों का शहर है, ठीक है, यूपी में जो फैजाबाद है वो मुसलमानों का शहर है, और हम कैसे याद करेंगे, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, फैजाबाद मुसलमानों का शहर है, मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी मुसलमान होते हैं, तो मौलवी फैजाबाद से कोरिलेट करके याद करेंगे। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से थे लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली, कैसे याद करेंगे, इलाहाबाद, आपको देखो कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है इलाहाबादी लोगों को देख के, वो गाना नहीं था, मैं हूं अकबर इलाहाबादी, अली अली अली, कैसे याद, इनका तुक ऐसे याद आएगा, ये बड़े नजाकत वाले होते हैं, बड़े लियाकत वाले होते हैं इलाहाबाद, तो लियाकत अली, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और कितना अच्छा है ना ये, वैसे ये यूपी के एरियाज, इलाहाबाद, अयोध्या, मतलब जाना चाहिए वैसे, मथुरा, हाँ। फिर नेक्स्ट है बरेली। बरेली तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, बरेली से थे खान बहादुर खां, बरेली से कौन थे, खान बहादुर खां। अब बरेली क्या है, अब ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब झुमका किसी का गिर गया तो उसको उठाने की हिम्मत तो भाई कोई बहादुर आदमी करेगा, ये नहीं है कोई भी राह चलता झुमका उठा के देगा, कोई बहादुर ही लड़की से पंगे लेने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए बरेली से कौन है, खान बहादुर खां, ठीक है।
तो होप सो ये भारतीय नेता तुम्हें पूरे याद हो गए। दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि कहां से किसने क्रांति का नेतृत्व किया। पीछे नहीं देखना आप, बस यहां मैं खड़ी हूं, यहां नहीं देखना, और फटाफट देखेंगे कि कहां से कौन नेता था। फटाफट मेरे साथ याद करो, रिवाइज करो, मतलब याद तो मैंने करवा दिए हैं, बिना देखे आंसर करना है। दिल्ली, अब आपको पता दिल्ली, फटाफट कमेंट भी करते जाओ या ना करो, बोलो बस मेरे साथ बोलो। दिल्ली से कौन था भाई? आवाज नहीं आई। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर का बखत चल रहा था, तो बहादुर शाह जफर और बक्का। कानपुर में मेरे नाना रहते हैं और नाना मेरे टोपी मतलब ओढ़ते हैं, तो नाना साहेब और तात्या टोपे। लखनऊ नवाबों का शहर और नवाब अपनी बेगम के लिए महल बनाते हैं, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। झांसी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। जगदीश अब तक कुंवारा है। फैजाबाद, यूपी फैजाबाद मुसलमानों का शहर, तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इलाहाबाद के लोग नजाकत वाले, लियाकत अली, इलाहाबाद अली, ऐसे याद कर लेंगे। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। तो बरेली में झुमका गिरेगा तो उसको उठाएगा कोई बहादुर आदमी। ठीक है, हाँ। ओके नेहा, आप यूपी से हो क्या? क्लियर भाई, तो याद हो गए नेता लोग आपको। अब चलते हैं, ये तो देख भारतीय है, ये तो कौन थे? भारतीय नेता, मतलब जो क्रांति को भारत की तरफ से डील कर रहे थे वो भारतीय नेता थे। अब याद करते हैं इनका अंग्रेज कौन था जो इनके साथ था। अंग्रेज तो हर जगह से अंग्रेज भी तो था ना, जैसे भारतीय लड़ रहे थे तो ऐसे अंग्रेज भी तो इनके मतलब साथ थे ना। साथ इन द सेंस दो पार्टी थी ना, इंडियन वर्सेस अंग्रेज। तो अंग्रेज ही कौन कौन से थे? तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली से देखते हैं। दिल्ली से मान लो भारतीय नेता ना पूछ के अंग्रेज नेता पूछ ले, तो दिल्ली से अंग्रेज नेता कौन था? निकलसन और हडसन। दिल्ली से कौन था? निकलसन और हडसन। कैसे याद करेंगे? बहादुर शाह जफर दिल्ली से निकल गया था। ठीक है, तो दिल्ली से अंग्रेज नेता कौन था? निकलसन और हडसन। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्रांति कब खत्म हुई, इतना नहीं पूछते कभी भी, तो नो नीड टू रिमेंबर देम। ठीक है, तो दिल्ली से कैसे याद? बहादुर शाह जफर निकल गया, निकलसन एवं हडसन। फिर कानपुर से था कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर से कौन था? कॉलिन कैम्पबेल। तो कानपुर कै का ही पूरा कॉम्बिनेशन है, तो आप इनको याद कर सकते हो। लखनऊ और कानपुर से दोनों से सेम था, लखनऊ और कानपुर दोनों से सेम था कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, झांसी से था जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मुझे लग रहा है पूरे भारत में एक ही मर्द है, मुझे लग रहा है कि पूरे भारत में एक ही मर्द है और वो है झांसी की रानी। कहने का मतलब झांसी की रानी इतनी पावरफुल तरीके से लड़ रही थी कि जो ये अंग्रेज नेता था जनरल ह्यूरोज, इसने कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में एक ही अंग्रेज है, जनरल ह्यूरोज। ठीक है, तो इसको ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत में एक ही अंग्रेज है, एक ही मर्द है जिसका नाम है झांसी की रानी। तो ऐसी बस ये याद करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज नेता वैसे कम ही पूछते हैं, भारतीय ही ज्यादा पूछते हैं, बट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर जगदीशपुर से था मेजर विलियम टेलर। ठीक है, जगदीशपुर से था विलियम टेलर। अब याद करना आसान है, जगदीश अब तक कुंवारा है भाई, कब तक कुंवारा रहेगा? अब तो टेलर से अपने कपड़े सिलवा ले, तो विलियम टेलर। ठीक है, तो विलियम टेलर जगदीशपुर से था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनॉर्ड। ठीक है, इसका मौलवी अलग से है, रेनॉर्ड अलग सा ही कोरिलेशन है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। ठीक है, इलाहाबाद से मतलब लियाकत अली, और इलाहाबाद से अंग्रेज नेता था कर्नल नील। कैसे याद कर लेंगे इसको? कर्नल नील। इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है और नदियों का पानी नीला नीला सा लगता है। ठीक है, तो कर्नल नील, तो कर्नल नील इलाहाबाद से थे। बरेली भारतीय नेता खान बहादुर और अंग्रेज नेता विंसेंट आयर। ठीक है, कौन था? विंसेंट आयर। ठीक है, हाँ क्लियर भाई, विंसेंट आयर। तो ये बरेली और ये विंसेंट आयर। क्लियर भाई, हो गया नेता याद, सीधा सीधा है। दिल्ली से निकलसन हडसन, लखनऊ और कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल हैं, झांसी से जनरल ह्यूरोस है, जगदीशपुर से विलियम टेलर है, फैजाबाद जनरल रेनाल्ड, इलाहाबाद से नीली नदी कर्नल नील, और बरेली से विंसेंट
आयर, ठीक है, बरेली से विंसेंट आयर, ठीक है। तो ये क्या थे, नेता। अब कुछ और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं क्रांति से रिलेटेड। इतना ही चैप्टर था ये, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, वो देख लो जो क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेन जो क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिख लीजिए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है बेटा। तो क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, जैसे एक भाई प्रॉब्लम आ जाए तो एक न्यायालय होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि आपातकालीन न्यायालय, ठीक है, कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में। तो ध्यान रखेंगे आपातकालीन न्यायालय कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। अब क्वेश्चन इससे जुड़ी कुछ स्टेटमेंट आती हैं कि किसने इस क्रांति को क्या क्या बोला। हाँ, एक आएगा क्रांति का प्रतीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी, ठीक है। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी। क्यों थे ये कमल का फूल और रोटी क्रांति का प्रतीक? क्योंकि लोगों को ये था कि हमारी रोटी हमें खानी है, कमल की तरह खिलना है, अंग्रेजों को दूर भगाना है। तो इस तरीके से मतलब इंसान की बेसिक नीड है रोटी, ठीक है। तो हम अपनी बेसिक नीड्स खुद से ही पूरी करेंगे फूल की तरह। और कमल का फूल और रोटी ये क्या थे? क्रांति के प्रतीक थे, ठीक है, ये क्या थे? क्रांति के प्रतीक थे। इसमें तो कारण ही लिखे हैं जो मैंने आपको बताया ना अभी अभी, वही कारण लिखे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, राजदूत, इसमें कारण ही लिखे हैं। 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपने सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टर्न, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बेटा? पाल्मस्टर्न। कौन था? पाल्मस्टर्न, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टर्न था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हैरसे। मतलब बैरकपुर छावनी जहां से विद्रोह हुआ था वहां पर जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था उनका नाम था हैरसे। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखेंगे, हैरसे पूछ सकता है कुछ भी। एक और दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। 1857 के विद्रोह में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? मतलब एक ऐसा वंश था जिसने इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। साहूकार और जमींदार, ठीक है, साहूकार और जमींदार लोगों ने और शिक्षित वर्ग के लोगों ने इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। वो कहते हैं हम नहीं भाग लेते, मतलब ना तो साहूकारों ने भाग लिया और ना ही जमींदारों ने भाग लिया और ना ही शिक्षित वर्ग ने भाग लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना इन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया ज्यादा। इसके समय में जो उर्दू कवि था उनका नाम था मिर्जा गालिब, ठीक है। क्रांति के समय में उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब, अक्सर कहते हैं गालिब ने फरमाया है, ऐसे बोलते हैं ना। मैं भी कभी कभी मिर्जा गालिब बन जाती हूँ, परास क्लास का टाइम हो रहा है। आखिर में तुम्हारे लिए एक शेर फरमाएंगे मिर्जा गालिब बन के। मिर्जा गालिब का निवास स्थान आगरा था। तो क्रांति का जो शायर था वो मिर्जा गालिब था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। महत्वपूर्ण घटना, दिल्ली लाल किले पर पहुंचना और बहादुर शाह जफर को बंदी बना के लास्ट में रंगून भेज दिया गया था। मैंने आपको बहादुर शाह जफर करवाया था, बता दिया था, रंगून भेज दिया था, ठीक है। विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान तो वाराणसी था, ध्यान रखेंगे, और उसकी समाधि ग्वालियर में बनी हुई है। तो याद रखेंगे इस डिफरेंस को। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान ग्वालियर वाराणसी था और इसकी समाधि कहाँ थी? इसकी समाधि ग्वालियर के अंदर थी, ठीक है। इसकी समाधि कहाँ थी भाई? ग्वालियर में था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में मतलब जो जयपुर शहर है, क्रांति बिल्कुल अछूता रहा। कहते हैं ना जहां पर क्रांति का रत्ती भर भी 1% भी असर नहीं गया, तो वो जगह कौन सी थी भाई? जयपुर। वो जगह कौन सी थी? जयपुर थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह से प्रभावित जयपुर, चित्तौड़, यहाँ पर क्रांति का 1% भी असर नहीं गया। क्रांति की आग सबसे ज्यादा मेरठ में लगी थी, ध्यान रखेंगे।
क्रांति की आग सबसे ज्यादा मेरठ में लगी थी, लेकिन क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक जो थे वो अवध के थे। डिफरेंस याद रखना, क्रांति में सैनिक थे अवध के, सर्वाधिक सैनिक क्रांति में कहां के थे, अवध के थे। लेकिन जो एक तरह से विद्रोह, सैनिक सबसे ज्यादा अवध के थे, लेकिन सबसे ज्यादा कहते हैं ना शोर शराबा मेरठ में था क्रांति का। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अब 1857 की क्रांति के क्या रिजल्ट रहे भाई, आपको पता ये फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इससे आजादी नहीं मिली, और आजादी जाके बहुत लेट मिली। हमें इससे आजादी मिल जाती तो आपको हिस्ट्री के सिलेबस से अभी आजादी मिल जाती, आगे सिलेबस ही ना होता, पॉलिटिकल शुरू हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें इससे आजादी ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सब एकजुट होकर नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपनी बातों के लिए लड़ रहे थे, सबके अपने पर्सनल मोटिव्स थे। देश आजाद करवाने के लिए बहुत कम लोग लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजंस बने और ये क्रांति असफल क्रांति हो गई थी। लेकिन फिर भी इससे कुछ चेंज तो आए थे। चेंज क्या आया था, एक तो जो कंपनी का शासन चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, वो खत्म हो गया था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पावरफुल नहीं रहेगी, अब जो भी काम करेगी वो महारानी विक्टोरिया करेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर खत्म हो गया था, तो यहाँ पर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था। ठीक है, तो यही खास हुआ था। और यहाँ पर एक मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि जितनी भी बड़ी पोस्टें होती थी जैसे आईएएस वगैरह में, उनमें भारतीयों को अधिकार नहीं दिया जाता था, तो इसके बाद उनमें भारतीयों को भी अधिकार दिया जाने लगा कि अब भारतीय भी भाई इसमें लड़ सकते हैं। तो मेन चीज यही थी इसमें खास। अब कुछ बुक है इसके ऊपर, 2-3 बुक का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर ने लिखी थी और इसको कहा भी था। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। द पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टोक्स ने कहा था। 1857 की क्रांति के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द पीजेंट एंड रॉस, एरिक स्टोक्स ने। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन, ये क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में कि 1857 की क्रांति को ग्रेट रिबेलियन किसने कहा, मतलब एक बड़ा रिबेलियन होता है एक तरह से क्रांति टाइप में, किसने कहा भाई, अशोक मेहता ने कहा। किसने कहा, अशोक मेहता ने कहा। ठीक है, और जो लैप्स की नीति थी जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, लैप्स की नीति वो भी खत्म कर दी गई थी लॉर्ड केनिंग के द्वारा। ठीक है, तो लैप्स की नीति जो लॉर्ड डलहौजी चला रहे थे उसको भी लॉर्ड केनिंग के द्वारा खत्म कर दिया गया था। तो मतलब काफी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा, और कुल मिला के बहुत सफल नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेजों में बहुत सारे परिवर्तन जो है आए थे 1857 की क्रांति के तहत। तो होप सो गाइस 1857 की क्रांति से आने वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और कल हम शुरू करेंगे स्वतंत्रता संग्राम 3 चरणों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।